हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं विश्वेंद्र पोद्दार आप सभी का अपने लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए ब्रिटेन की जो संसद है उसका जो प्रथम सदन है, उच्च सदन लॉर्ड सभा के बारे में बताने वाले हैं। यानी ब्रिटेन का उच्च सदन कौन सा, संसद का लॉर्ड सभा। तो लॉर्ड सभा के बारे में आज आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। देखिए, लॉर्ड सभा की शक्ति का गठन, संगठन, उसकी शक्तियां और कार्य क्या हैं, इसके बारे में आज के बारे में बताया जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ब्रिटेन की लॉर्ड सभा के संगठन एवं रचना का वर्णन करते हुए उसकी शक्ति और कार्यों का वर्णन कीजिए। देखिए, नियंत्रक, संशोधक एवं बाधक प्रभाव के रूप में द्वितीय सदन की आवश्यकता ने प्राय एक सर्वमान्य तथ्य का आधार ले लिया है। ये लेखी ने कहा था ब्रिटेन की संसद के बारे में। देखिए, इंग्लैंड में व्यवस्थापिका को राजा सहित संसद कहा जाता है। ये ब्रिटेन की जो व्यवस्थापिका है उसे राजा सहित क्या कहते हैं, संसद, किंग ऑफ पार्लियामेंट, सम्राट की संसद कहा जाता है। तो देखिए, संसद सम्राट, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा से मिलकर बनती है। यानी ब्रिटेन की संसद है उसके 3 अंग हो जाते हैं, सम्राट, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। और सदन 2, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। सदन कितने होते हैं, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा, 2 सदन होते हैं। ब्रिटिश संसद विश्व की प्राचीनतम व्यवस्थापिका में से एक है। यानी विश्व की प्राचीनतम जितनी भी व्यवस्थापिका हैं विश्व में, उसमें से प्रमुख कौन मानी जाती है, ब्रिटेन की संसद को माना जाता है। इसे संसदों की जननी कहा जाता है। अगर बात की जाए, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संसदों की जननी किसे कहा जाता है, तो ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। क्योंकि संसदीय जो प्रणाली अपनाई गई है अधिकांश हिस्सों में, वो कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ब्रिटिश संसद में 2 सदन हैं, जिन्हें लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। यानी ब्रिटिश संसद के सदनों की बात की जाए तो कितने, 2, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। और अंक की बात की जाए तो सम्राट सहित 3 हो जाते हैं, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक लॉर्ड सभा कॉमन सभा से अधिक महत्वपूर्ण सदन था। यानी 19वीं शताब्दी के पहले की बात करें तो लॉर्ड सभा कॉमन सभा से अधिक महत्वपूर्ण सदन माना जाता था ब्रिटेन में। लेकिन अब इसकी स्थिति बदल गई है। लॉर्ड सभा अब दूसरे सदन के स्थान पर दूसरे दर्जे का सदन हो गया है। लॉर्ड सभा जैसी वंशात्मक संस्था का इंग्लैंड जैसे प्रगतिशील लोकतंत्र में होना अजीब बात है। लॉर्ड सभा इंग्लैंड का द्वितीय सदन है। इंग्लैंड के दूसरे सदन को क्या कहा जाता है, लॉर्ड सभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लॉर्ड सभा कहा जाता है। परंतु वैसे यह सदन कॉमन सभा से पहले बना। यानी कॉमन सभा से लॉर्ड सभा की स्थापना पहले हुई थी। लॉर्ड सभा विश्व का प्राचीनतम विधायिनी सदन है। यानी विश्व का सबसे प्राचीन विधायी सदन कौन सा है, लॉर्ड सभा। यह कॉमन सभा से अधिक कुलीन तंत्रीय, शानदार तथा वैभवशाली सदन है। क्योंकि लॉर्ड सभा में अधिकांशतः कुलीन वर्ग के व्यक्तियों को ही शामिल किया जाता है। उच्च वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं उनको शामिल किया जाता है। इसमें शान शौकत, अमीरी और अवकाश का वातावरण रहता है। शान शौकत, अमीरी और अवकाश का वातावरण रहता है। आज से लगभग 100 वर्ष पहले लॉर्ड सभा को कॉमन सभा की तुलना में अधिक शक्तियाँ प्राप्त थीं। यानी लॉर्ड सभा की को कॉमन सभा से अधिक शक्तियाँ प्रदान थीं। लेकिन लोकतंत्र का विकास होने के बाद धीरे धीरे इसकी शक्तियाँ गिरती चली गई। धीरे धीरे क्या, ब्रिटेन में पहले राजतंत्र था। जब जैसे जैसे लोकतंत्र का विकास हुआ, उससे क्या है, जो लॉर्ड सभा की शक्तियाँ हैं वो धीरे धीरे कम होती चली गई। कॉमन सभा की शक्तियाँ बढ़ती गई। सन 1911 के बाद संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद लॉर्ड सभा के पास केवल नाम मात्र की शक्तियाँ बची हैं। यानी ब्रिटेन का संसदीय अधिनियम 1911 में पारित हुआ, जिसके द्वारा लॉर्ड सभा की शक्तियों को कम कर दिया गया। यानी उसके पास नाम मात्र की शक्तियाँ रह गई। अब देखिए, लॉर्ड सभा की रचना। यानी ब्रिटेन की जो लॉर्ड सभा है उसका गठन एवं रचना किस प्रकार से होती है। लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या सदा बदलती रही है। यानी जो लॉर्ड सभा है उसकी निश्चित सदस्य संख्या नहीं है ब्रिटेन की, उसमें परिवर्तन होते रहे। 1 जनवरी 2011 को इसके सदस्यों की संख्या लगभग 741 इतनी थी, 741 थी।
लोकसभा की रचना कई प्रकार के सदस्यों से मिलकर के बनती है, यानी लोकसभा की जो रचना है उसमें कई प्रकार के सदस्यों को शामिल किया जाता है। वे विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा इस सदन के सदस्य बनते हैं। लोकसभा के सदस्य निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए 1 जनवरी 2011 को लोकसभा के गठन की बात है, यानी 1 जनवरी 2011 को लोकसभा का जो गठन हुआ उसके बारे में देखिए। पदता, आजीवन पीयर, वंशगत एवं पैतृक पीयर, आध्यात्मिक लॉर्ड, कुल सदस्यों की संख्या। देखिए इसमें जो दल हैं ब्रिटेन के, उनके सदस्यों की संख्या के बारे में बता देंगे। मजदूर दल के सदस्य थे आजीवन पीयर, जो जीवन भर उसके सदस्य बने रहेंगे, तो 230 दल, यानी मजदूर दल के कितने सदस्य थे? 230 थे। वंशगत या पैतृक पीयरों की बात करें तो मजदूर दल से 4, और कुल सदस्य संख्या कितनी मजदूर दल के सदस्यों की? 234। अनुदार दल के आजीवन पीयर 147 थे, वंशगत पीयर 48, कुल मिलाकर के 195। लिबरल डेमोक्रेट्स जो पार्टी है उसके आजीवन पीयरों की संख्या 74, वंशगत और पैतृक पीयरों की संख्या 5 थी, कुल मिलाकर के 79। डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी जिसके आजीवन पीयरों की संख्या 4, वंशगत और पैतृक पीयर एक भी नहीं था इसका, कुल 4 थे। यूयूपी इसके आजीवन पीयरों की संख्या 3 और कुल मिलाकर के 3 थी। यूकेआईपी 1 आजीवन पीयर और 1 पैतृक पीयर, कुल मिलाकर के 2। देखिए आगे यूकेआईपी इसका भी 1 आजीवन और 1 पैतृक, कुल मिलाकर के 2। क्रॉस वेंचर्स इसके 150 आजीवन पीयर थे और 32 पैतृक पीयर थे, कुल मिलाकर इनकी संख्या थी 182। आध्यात्मिक लॉर्ड एक भी नहीं, 25 जो सदस्य थे, इसके जो सदस्य हैं वो कौन से थे? देखिए 25 सदस्य आध्यात्मिक लॉर्ड थे। कौन थे? आध्यात्मिक लॉर्ड, 25 सदस्य आध्यात्मिक लॉर्ड थे। अन्य की जो बात की जाए तो उनमें 16 आजीवन और 1 पैतृक, कुल मिलाकर के 17, और कुल सदस्यों की संख्या की जाए आजीवन पीयरों की संख्या थी 625, पैतृकों की 91 और आध्यात्मिक की 25। इसमें 20 पीयर शामिल नहीं है, यानी जो संख्या दी गई है उपयुक्त संख्या में 20 पीयर शामिल नहीं, जो अनुपस्थित रहने के कारण अवकाश पर है। यानी उस समय की बात 2011 की बात की गई है, यानी 20 पीयर इसमें शामिल नहीं किए गए थे जो अनुपस्थित थे, जो अवकाश पर रहे थे। 3 पीयर निष्कासित किए गए थे। 15 पीयर वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे, यानी 15 जो पीयर है वो वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे, अतः अयोग्य घोषित किए गए। वंशगत पीयर की संख्या 92 तक सीमित है, यानी वंशानुगत जो पीयर है वो कितने हो सकते हैं? 92 तक हो सकते हैं, सीमित है। तथा आध्यात्मिक लॉर्ड की भी अधिकतम 26 हो सकती है, यानी वंशानुगत पीयर और आध्यात्मिक लॉर्ड इनकी संख्या निश्चित है 92 और 26, जबकि आजीवन पीयर की अधिकतम संख्या सीमित नहीं है, यानी आजीवन पीयरों की अधिकतम संख्या को कोई निश्चित नहीं किया गया है। इस प्रकार लॉर्ड सभा में 3 श्रेणी के सदस्य होते हैं: आजीवन पीयर, वंशगत या पैतृक पीयर और आध्यात्मिक लॉर्ड। ये ब्रिटेन की जो लॉर्ड सभा है उसमें 3 प्रकार के सदस्यों को शामिल किया जाता है: आजीवन पीयरों को, वंशगत और पैतृक पीयर और आध्यात्मिक लॉर्डों को, जिनमें आजीवन पीयरों की संख्या कोई निश्चित नहीं है। लॉर्ड सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं शक्तियाँ, यानी लॉर्ड सभा के सदस्य उनको कौन से विशेषाधिकार और शक्तियाँ दी गई हैं? ये लॉर्ड सभा के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं जो इस प्रकार हैं। लॉर्ड सभा के सदस्य को भाषण की स्वतंत्रता होती है, यानी सभी सदस्यों को भाषण देने की स्वतंत्रता होती है, और सदन में सरकार की कड़ी से कड़ी आलोचना करने पर भी उनके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यानी अगर सरकार की वो भाषण देने की स्वतंत्रता और सरकार की अगर किसी भी सदस्य की या सरकार की वो आलोचना करे तो उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई केस या मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। दूसरा है, संसद के अधिवेशन काल में किसी सदस्य को बंदी नहीं बनाया जाएगा, यानी जब तक संसद का अधिवेशन चलेगा तब तक किसी भी सदस्य को बंदी नहीं बनाया जा सकता है। लॉर्ड सभा के सदस्यों को यह अधिकार है कि वे सम्राट के पास व्यक्तिगत रूप से जाकर सार्वजनिक मामलों पर विचार कर सकते हैं। ये लॉर्ड सभा के जो सदस्य हैं वो सम्राट के पास
व्यक्तिगत रूप से मिलकर के भी सार्वजनिक जो मुद्दे होते हैं उन पर बातचीत कर सकते हैं। कॉमन सभा के सदस्यों को यह अधिकार नहीं दिया गया है। किसको प्राप्त है यह अधिकार? केवल लॉर्ड सभा के सदस्यों को प्राप्त है सम्राट से व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक मामलों पर बातचीत करना। देखिए, लॉर्ड सभा के सदस्यों को यह भी अधिकार है कि यदि वे सदन के किसी निर्णय से सहमत नहीं हो तो अपनी असहमति प्रकट करके सरकारी पत्रिका में छपवा सकते हैं। यानी अगर लॉर्ड सभा के जो सदस्य हैं वो कॉमन सभा या लोक सदन के निर्णयों से सहमत नहीं होते हैं तो वो अपनी असहमति उस पर प्रकट कर सकते हैं। पीआर बनाने वाले विधेयक लॉर्ड सभा में पेश होते हैं। पीआर बनाने वाले विधेयक हैं जो लॉर्ड सभा के जो सदस्य बनते हैं, पीआर बनते हैं, उनको बनाने वाले जो विधेयक हैं वो कहाँ पर पेश किए जाते हैं? केवल लॉर्ड सभा में पेश किए जाते हैं, ना कि कॉमन सभा में। लॉर्ड सभा ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है। यानी ब्रिटेन के अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए तो उसके रूप में कार्य कौन करती है? लॉर्ड सभा। कॉमन सभा द्वारा चलाए हुए महाभियोग की लॉर्ड सभा जांच करती है। यानी कॉमन सभा द्वारा जो भी महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है उसकी जांच करने का भी अधिकार किसको दिया गया है? लॉर्ड सभा को दिया गया है। कॉमन सभा के सदस्य अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग तब कर सकते हैं। यानी कॉमन सभा के जो सदस्य हैं वो अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग कब करेंगे? जब तक संसद का अधिवेशन हो रहा हो। परंतु लॉर्ड सभा के सदस्य उसके बाद भी कर सकते हैं। ये तो कॉमन सभा की बात है। और लॉर्ड सभा के सदस्य इसका प्रयोग बाद में भी कर सकते हैं, चाहे संसद का अधिवेशन हो चाहे ना हो। अब देखिए, लॉर्ड सभा के पदाधिकारी, यानी लॉर्ड सभा के जो पदाधिकारी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? लॉर्ड सभा का सभापतित्व लॉर्ड स्पीकर करता है। यही लॉर्ड सभा की बैठकों की अध्यक्षता करने वाला कौन होता है? लॉर्ड स्पीकर। वह पदेन सदन की अध्यक्षता करता है। यानी वो पद, उसका जो लॉर्ड सभा के जो स्पीकर है उसका पद पदेन होता है और वही पदेन रूप से उसकी अध्यक्षता करता है। राजा की ओर से कुछ अन्य ऐसे पीआरों को लोगों की नियुक्ति भी की जाती है जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का कार्य करते हैं। यानी अगर लॉर्ड सभा का अध्यक्ष या लॉर्ड स्पीकर नहीं हो तो अन्य व्यक्ति पीआर उसकी अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता कर सकता है तथा जो उपाध्यक्ष कहलाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उपाध्यक्ष कहा जाता है। जैसे भारत में भी होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। राज्यसभा का अध्यक्ष भारत में कौन होता है? उपराष्ट्रपति। परंतु उपाध्यक्ष जो होता है वो राज्यसभा में से ही चुना जाता है। सदन के स्थायी कर्मचारियों में सदन का लिपिक, जेंटलमैन, उसर ऑफ द ब्लैक रोड और सार्जेंट एट आर्म्स प्रमुख होते हैं। यही सदन के स्थायी कर्मचारियों की बात की जाए तो उनमें कौन होगा? सदन का लिपिक यानी बाबू होता है, जेंटलमैन, उसर ऑफ द ब्लैक रोड ये होता है, सार्जेंट एट आर्म्स ये प्रमुख होते हैं। इसके वेतन की बात की जाए इसके सदस्यों की तो देखिए, अप्रैल 2010 से लॉर्ड सभा के पदाधिकारियों का वेतन जो दिया जाता है वो इस प्रकार से है। लॉर्ड सभा स्पीकर को ब्रिटेन की जो मुद्रा है लेना उसके अनुसार 1,08,253, कैबिनेट मंत्री को 1,08,253 यानी दोनों को बराबर का मिलता है। राज्य मंत्री को 84,524 और विरोधी दल के नेता को 73,617 जो ब्रिटेन की मुद्रा है वो दी जाती है। लॉर्ड सभा की गढ़पूर्ति, यानी अब लॉर्ड सभा की जब बैठक होती है उसमें कितनी गढ़पूर्ति होना आवश्यक है ये देखते हैं। लॉर्ड सभा के अध्यक्ष सदस्य सक्रिय नहीं होते। यानी लॉर्ड सभा के जो अधिकांश सदस्य हैं वो कैसे होते हैं? सक्रिय नहीं होते हैं। लॉर्ड सभा की गढ़पूर्ति 3 सदस्यों से ही हो जाती है। यानी लोकसभा के सदस्य की गढ़पूर्ति कितने सदस्यों से होती है? 3 से ही हो जाती है। वर्ष 2007 की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉर्ड सभा के सदस्य खासतौर से आजीवन सदस्यों की उपस्थिति गौड़ रहती है। ये जो आजीवन सदस्य होते हैं उनकी उपस्थिति क्या मानी जाती है? गौड़ मानी जाती है। औसतन उपस्थित प्रतिदिन 408 के आसपास रहती है। देखिए, लॉर्ड सभा कार्य एवं शक्तियाँ। लॉर्ड सभा के कार्य एवं शक्तियाँ। देखिए, लॉर्ड सभा के कार्य एवं शक्तियाँ क्या है? पहली शक्ति है परामर्शदात्री संबंधी, यानी परामर्श संबंधी कार्य शक्तियाँ। दूसरा विधायी शक्तियाँ। तीसरी वित्तीय शक्ति, कार्यकारी शक्ति और न्यायिक शक्ति। ये लॉर्ड सभा की शक्तियाँ हैं।
देखिए इसकी पहली शक्ति को देखते हैं, परामर्श संबंधी कार्य। यानी लोकसभा का सबसे पहला कार्य क्या होता है? परामर्श देना। जब कॉमन सभा का विघटन हो जाता है यानी कॉमन सभा समाप्त हो जाती है और मंत्रिमंडल अपना त्यागपत्र देता है तो सम्राट और महारानी को परामर्श की आवश्यकता होती है। उस स्थिति में सम्राट और महारानी लोकसभा से किसी मामले पर परामर्श ले सकते हैं। दूसरी है विधायी शक्तियाँ। 1911 ईस्वी से पूर्व लोकसभा को अवित्तीय मामलों में काफ़ी अधिकार प्राप्त थे। यानी वित्त को छोड़ करके और सभी मामलों में लोकसभा को पर्याप्त अधिकार दिए गए थे। किसी भी साधारण विधेयक के लिए दोनों सदनों द्वारा पास होना आवश्यक, यानी कोई भी साधारण विधेयक हो तो वो दोनों सदनों द्वारा पारित होना आवश्यक माना जाता था। परंतु 1911 तथा 1949 के अधिनियमों ने इस स्थिति में परिवर्तन कर दिए। सन 1911 के अधिनियम द्वारा यह तय किया गया था कि लोकसभा साधारण विधेयक को केवल 2 वर्ष के लिए विलंबित कर सकती है, यानी उसको विलंबित यानी उसमें देरी कर सकती है। कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक साधारण विधेयक को। इसका अर्थ था कि यदि कोई साधारण विधेयक कॉमन सभा द्वारा 3 लगातार अधिवेशनों में पास हो जाए और यदि उसे फिर अधिवेशन में अस्वीकार कर दे तो वह प्रस्ताव तीसरी बार उच्च सदन द्वारा अस्वीकृत हो जाने पर यदि निम्न सदन इस संबंध में कोई विपरीत आज्ञा न दे, सम्राट के समक्ष उपस्थित किया जाएगा और सम्राट की स्वीकृति प्राप्त करने पर अधिनियम का स्वरूप धारण कर लेगा। सन 1949 के संशोधन अधिनियम द्वारा यह निश्चित किया गया कि चाहे किसी विधेयक को लोकसभा अस्वीकार कर दे, परंतु यदि वह विधेयक कॉमन सभा द्वारा 2 अधिवेशनों में पास हो गया हो और यदि कॉमन सभा के प्रथम अधिवेशन के दूसरे भाषण की तिथि और उस स्थिति में जब दूसरी बार निम्न सदन ने इसको पास किया है 1 वर्ष बीत गया हो तो वह विधेयक पारित समझा जाता है। इस प्रकार लोकसभा की साधारण विधेयक को विलंबित करने की शक्ति केवल 1 वर्ष की होती है। यानी लोकसभा साधारण विधेयक को विलंबित कितने वर्ष तक कर सकती है? इस प्रकार से 1 वर्ष तक। देखिए वित्तीय शक्ति धन विधेयक केवल कॉमन सभा में पहले प्रस्तावित किए जाते हैं। धन विधेयक जैसे भारत में लोकसभा में पेश किया जाता है, उसी प्रकार ब्रिटेन में कॉमन सभा में पहले पेश किए जाते हैं। कॉमन सभा का स्पीकर यह निर्णय करता है कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा धन विधेयक को 1 माह से अधिक नहीं रोक सकती। यानी धन विधेयक की बात की जाए तो लोकसभा कितने माह से अधिक नहीं रोक सकती? 1 माह से अधिक नहीं रोक सकती। 1 माह से अधिक देरी करने पर विधेयक को सम्राट की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रकार लोकसभा को धन विधेयक पर केवल 1 मास की देरी करने का अधिकार है। परंतु भारत की बात की जाए तो भारत में लोकसभा के जो धन विधेयक है वो पास होने के बाद राज्यसभा उसे 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन से अधिक वो विलंब नहीं कर सकती। काल का संबंधी शक्तियाँ। मंत्रिमंडल को केवल कॉमन सभा ही अपदस्थ कर सकती है, यानी पद से हटा सकती है, लोकसभा नहीं, क्योंकि मंत्रिमंडल केवल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। परंतु लोकसभा के सदस्यों को भी मंत्रियों से प्रश्न पूछने के अधिकार होते हैं। यानी क्योंकि मंत्रिमंडल का जो गठन होता है वो कहाँ से होता है? कॉमन सभा में से ही होता है, इसलिए मंत्रिमंडल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के सदस्य केवल मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। लोकसभा अपने उच्च स्तर के वाद विवाद से भी मंत्रिमंडल को प्रभावित करती है। देखिए अगला क्वेश्चन वो है हमारा पॉइंट न्यायिक शक्तियाँ। अब न्यायिक शक्तियाँ लोकसभा के पास कौन सी हैं? देखिए लोकसभा को न्यायिक क्षेत्र में कॉमन सभा की तुलना में महत्वपूर्ण शक्तियाँ दी गई हैं। यानी न्याय की बात की जाए तो कॉमन सभा से अधिक शक्तियाँ किसको प्राप्त है? लोकसभा को, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कौन कार्य करता है? ब्रिटेन की लोकसभा। अक्टूबर 2009 तक लोकसभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करती थी। यह कार्य न्यायिक लॉर्ड द्वारा किया जाता था, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड चांसलर करता था। लेकिन संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के भाग 3 के तहत ब्रिटेन में 1 अक्टूबर 2009 से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1 अक्टूबर 2009 से।
जिसे लॉर्ड सभा द्वारा किए जाने वाले न्यायिक कार्य हस्तांतरित कर दिए गए। लॉर्ड सभा को अब तक प्राप्त समस्त न्यायिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त हो गए। लॉर्ड चांसलर अब कोई न्यायाधीश नहीं, लॉर्ड चांसलर की न्यायिक भूमिका समाप्त कर दी गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।